विभास, आप तमीज से बात करो। कल आर्यन द्वारा दी गई हीलिंग पिल खाने के बाद रूबी के सारे जख्म ठीक हो गए थे। यह देखकर कि आर्यन पूरे दिल से तालिस्मानी कागज बना रहा था, उसने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। यह सोचकर कि उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, वो कुछ खाना खरीदने के लिए सड़क पर चली गई। जैसे ही वो लौटते समय दरवाजे पर पहुंची, उसके साथ किसी ने बदतमीजी की। हे हुस्न परी, क्या तुम मेरे साथ चलकर कमरे में खेलना पसंद करोगी? मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करूंगा और तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जंगली नहीं बनूंगा। विभास का चेहरा अश्लीलता से भर गया था क्योंकि वो रूबी की छाती के उभरे हुए हिस्सों को देख रहा था और अपनी लार को निगल रहा था। दूसरी ओर प्रणव ने जानबूझकर कहा, बड़े भाई, वो आर्यन की निजी नौकरानी है। आर्यन? अच्छा, वही बेकार आर्यन जिसकी पंसलियां टूटी हुई है और सिंह परिवार के नाम पर एक गंदा धब्बा है। विभास हंसा और तिरस्कार के साथ कहा, क्या तुम सच में उसकी नौकरानी हो? कितनी निराशा की बात है। हुस्न परी, तुम आज से मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ हाँ, रूबी ने गुस्से में चिल्लाते हुए फटकार लगाई, यंग मास्टर आर्यन बेकार नहीं है, वो आप सभी से शक्तिशाली है। हाँ हाँ हाँ। ओह नाजुक हुस्न परी, मुझे लगता है कि उस बेकार कचरे के साथ रहने से तुम्हारा दिमाग भी सड़ गया है। विभास ने हंसते हुए कहा, भले ही वो बेकार कचरा ना हो, लेकिन विभास भाई की शक्तियों के साथ उसे मारना कुत्ते को मारने जितना आसान होगा। प्रणव जोर से हंसा, उसका चेहरा गर्व से भर गया। वो वही था जो विभास को यहाँ लाया था। विभास सिंह परिवार में शीर्ष शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। उसकी शक्तियां लेवल 8 युद्ध मास्टर की थी। पिछली बार पहाड़ के पीछे स्थित तक्षशिला ढाबा में आर्यन ने उसे कई बार थप्पड़ मारा था। वो आराम से थप्पड़ खाकर बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। उसी वक्त उसने बदला लेने की ठान ली थी। आर्यन की शक्तियां युद्ध मास्टर रैंक में पहुंच चुकी थी, इस वजह से वो अपने साथ एक लेवल 8 के युद्ध मास्टर योद्धा को साथ लेकर आया था। भले ही विभास आर्यन को जान से मार डालें, लेकिन प्रणव को हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि वो उसे अपने हाथों से पीट पीट कर मार नहीं सका। फिर प्रणव ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई, मुझे लगता है कि उस डरपोक में बाहर आने की हिम्मत नहीं है। रूबी, तुम्हें बड़े भाई के साथ जाना चाहिए, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। विभास ने अपनी लार निगल ली और उत्साह से कहा, हाँ हाँ हाँ, वैसे भी तुम्हारे उस बेकार मालिक में बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं है। अगर वो निकला भी तो मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। तुम्हें अच्छी लड़कियों की तरह बात मानकर मेरे साथ चलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। उसी समय एक गहरी लेकिन आक्रोश से भरी हुई आवाज सुनाई दी, यंग मास्टर का अपमान, सुअर के बच्चे, तू मृत्यु के लायक है। जब उन लोगों ने आवाज की दिशा में देखा तो आर्यन पहले से ही आंगन के दरवाजे पर खड़ा था। रूबी तुरंत आर्यन के पास भाग कर गई और उसका हाथ खींचा। यंग मास्टर, मैं ठीक हूँ, इसे भूल जाओ, चलो अंदर चलते हैं। वो आर्यन के बारे में चिंतित थी। आखिर विभास के पास ड्रैगन ब्लड की आभा थी और उसकी शक्तियां लेवल 8 युद्ध मास्टर की थी। विभास की आंखों की पुतलियां छोटी हो गई और उसने भावहीन रूप से कहा, हुस्न परी, तुम क्या बोल रही हो? यंग मास्टर? अगर सिंह परिवार में इस जैसा कोई यंग मास्टर बन सकता है तो सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारी भी सिंह परिवार का यंग मास्टर बन सकते हैं। मैं तुम्हें हुस्न परी को सौंपने की सलाह देता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तू एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर नहीं लेट जाता। आर्यन का शरीर थरथराने लगा और उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट गया, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। लेवल 8 का युद्ध मास्टर है ना? मैं तेरा इस्तेमाल सफेद दांतेदार बाघ तालिस्मानी कागज की शक्तियों का अभ्यास करने के लिए कर सकता हूँ। यह ख्याल आते ही उसने पीले रंग का एक तालिस्मानी कागज बाहर निकाला और अपनी ट्रयू एनर्जी को सक्रिय किया। जाओ। तालिस्मानी कागज एक चिंगारी के साथ हवा में फट गया। अचानक एक सफेद दांतेदार बाघ दहाड़ते हुए उसमें से बाहर निकला और अपना खूनी मुंह खोला और तुरंत विभास को बीच से फाड़कर दूर फेंक दिया। आह आह, सुअर जैसी चीखने की आवाज आई। 10 सेकंड से भी कम समय में विभास का शरीर शांत हो गया।
उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि यह कुछ पल पहले जिंदा था। उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था और उसके सारे आंतरिक अंग बाहर फैले पड़े थे और चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। तभी आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हें लेवल 8 के युद्ध मास्टर विभास को मारने पर 1000 की एक्सपी पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। इसके अलावा तुम्हें एक फुल मून ब्लेड तकनीक भी मिली है। आर्यन, तेरी दिन के उजाले में सिंह परिवार के एक शिष्य को मारने की हिम्मत कैसे हुई? प्रणव ने चिल्लाते हुए कहा। तभी आर्यन अपनी जगह से हिला और अगले ही पल वो प्रणव के बगल में दिखा। बिना कुछ बोले उसने प्रणव को एक जोरदार थप्पड़ मारा। फटाक! थप्पड़ लगने से प्रणव जमीन पर जाकर गिरा। आर्यन ने उसके सिर पर पैर रखा और उसे कीचड़ में दबा दिया और सख्त लहजे में कहा, मेरे धैर्य का इम्तिहान मत लो, उसकी भी एक सीमा है। बेहतर होगा कि तू मुझे फिर से ना भड़काए, नहीं तो तुझे खुद नर्क से निकला शैतान भी नहीं बचा सकता। इसके बाद आर्यन ने उसे एक लात मारी और उड़ाकर दूर फेंक दिया। ऐसा नहीं था कि आर्यन उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो अभी उसे मार नहीं सकता था। सर्वजीत सिंह की शक्तियां अभी उसकी शक्तियों से बहुत ज्यादा थी। वो उसके खिलाफ अभी लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने प्रणव को फिलहाल नहीं मारा था, क्योंकि एक बार वो ऐसा कर देता तो सर्वजीत सिंह उसे हर हालत में जान से मार देता। प्रणव इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बड़ी कठिनाई से जमीन से ऊपर की ओर रेंग रहा था और कहा, आर्यन, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बस तुम इंतजार करो। आर्यन ने तुरंत अपनी जेब से एक और तालिस्मानी कागज बाहर निकाला। प्रणव ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और भाग गया। वो इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट को गीला कर दिया। आखिर क्या करने वाला था प्रणव आर्यन से बदला लेने के लिए? और क्या आर्यन 1 महीने में हो पाएगा इतना शक्तिशाली जो पारिवारिक मूल्यांकन में सबका सामना कर सके? अद्भुत! आर्यन बहुत ज्यादा उत्साहित था। उसने अपने दिल में सोचा, जब एक साधारण सफेद दांतेदार बाघ वाला तालिस्मानी कागज युद्ध मास्टर रैंक के योद्धा को बीच से फाड़ सकता है, फिर तो एक उच्च गुणवत्ता वाले सफेद दांतेदार बाघ का तालिस्मानी कागज एक युद्धात्मा रैंक के योद्धा को भी मार सकता है। वाक्य, इन तालिस्मानी कागजों की ताकत अविश्वसनीय है। हाँ, विभास लेवल 8 युद्ध मास्टर रैंक पर था, इसलिए वो आसानी से एक तालिस्मानी कागज से निपट गया था। अगर उसके पास पर्याप्त तालिस्मानी कागज होते तो पारिवारिक मूल्यांकन में उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि तालिस्मानी तकनीक को सक्रिय करने से उसकी बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रयू एनर्जी खर्च होती थी। अब उसके पास केवल 300 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स बचे थे। इसका मतलब वो बस 3 बार और तालिस्मानी तकनीक को सक्रिय कर सकता था। उसे सावधान रहने की जरूरत थी। सर्वजीत सिंह का घर। क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि विभास, जो लेवल 8 युद्ध मास्टर रैंक का योद्धा था, उसे आर्यन ने बस एक तालिस्मानी कागज से मार दिया? सर्वजीत सिंह गुस्से में था। वो अपने बेटे को हॉल से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहता था। कल्याण सिंह ने भी गुस्से में कहा, तुमने तो कहा था कि आर्यन तालिस्मानी कागज बनाने में विफल रहा था। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कल्याण सिंह ने जिस बुजुर्ग से आर्यन की जासूसी करने के लिए कहा था, उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, माफ करना एल्डर, मेरे सभी आदमियों ने आर्यन पर बराबर नजर बनाई हुई थी। वो हर कोशिश में तालिस्मानी कागज बनाने में विफल हो रहा था, लेकिन मुझे आज सुबह पता चला कि वो आर्यध्वज हॉल की एक जड़ी बूटी की दुकान में गया था। उसने शायद वहीं से एक तालिस्मानी कागज खरीदा होगा, वरना उस जैसा बेकार कचरे का टुकड़ा कैसे एक तालिस्मानी कागज बना सकता है? सर्वजीत सिंह का गुस्सा छठे आसमान पर था और उसने उग्रता से कहा, आर्यन, मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। इतने घमंडी और अहंकारी मत बनो, वरना। कल्याण सिंह ने तुरंत नीची आवाज में कहा, बड़े भाई, अपने गुस्से को शांत करो। विभास के मरने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बस सिंह परिवार का एक योद्धा था। उसकी वजह से अपनी योजनाओं को मत बिगाड़ो। अगर हम अभी कोई कदम उठाते हैं तो नंदिश एकांत से बाहर आते ही हमारी कमजोरी को पकड़ लेगा। उस समय हम अपनी पहल खो देंगे।
सर्वजीत सिंह ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए हाथ की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और दांत पीसते हुए कहा, आर्यन, पारिवारिक मूल्यांकन वाला दिन तुम्हारे लिए कयामत का दिन होगा। फिर उसने गहरी आवाज में चिल्लाते हुए प्रणव से कहा, आज से तुम्हें आर्यन से पंगा लेने की अनुमति नहीं है। जाओ और अपनी शक्तियां बढ़ाने पर ध्यान दो। प्रणव बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। फिर कल्याण सिंह ने कहा, बड़े भाई, आर्यध्वज हॉल 3 दिन बाद एक नीलामी करने जा रहा है। मैंने सुना है कि इस बार नीलामी में एक डार्क टोकन होगा। अगर हम उसे ले पाए तो हम डार्किंग्स संगठन को कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं। डार्किंग्स संगठन तरंग महाद्वीप में सबसे रहस्यमय और ताकतवर संगठनों में से एक था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह खूनियों का एक संगठन था। जब तक किसी के पास डार्क टोकन था तब तक कोई भी डार्किंग्स संगठन को कुछ भी करने और किसी को भी मारने के लिए कह सकता था। डार्किंग्स संगठन के खूनी योद्धाओं ने एक बार किसी को मारने की ठान ली तो एक शेर के मुंह से निकलकर बचना संभव था, लेकिन डार्किंग्स संगठन के खूनी योद्धाओं से नहीं। फिर कल्याण सिंह ने आगे कहा, कुलपति नंदिश अभी तक बाहर नहीं आया है। फिलहाल आप सिंह परिवार के खजाने को नियंत्रित कर रहे हैं, तो आप परिवार के खजाने की मदद से उस डार्क टोकन को खरीद सकते हैं। उस समय अगर नंदिश एकांत से बाहर भी आ गया तो हम डार्क टोकन को सक्रिय कर उसे भी मरवा सकते हैं। यह एक बेहतरीन मौका था। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि सिंह परिवार का वर्तमान कुलपति नंदिश सिंह अभी एकांत में है, तो सर्वजीत सिंह परिवार के खजाने की मदद से डार्क टोकन खरीद सकता था। फिर चाहे कुलपति एकांत से बाहर आ जाए, उसे सिंह परिवार में सब कुछ नियंत्रित करने से कोई नहीं रोक सकता था। फिर सर्वजीत सिंह जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी जो लगातार उसके चेहरे पर फैलती जा रही थी। दूसरी तरफ सर्वजीत सिंह के इरादों से अनजान आर्यन अपने आंगन में रूबी के साथ खड़ा था। उसने कुछ तालिस्मानी ताबीजों को निकाला और कहा, रूबी, भविष्य में जो कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत करे, तुम इन सफेद दांतेदार बाघ के तालिस्मानी कागजों का इस्तेमाल करना और उन्हें जान से मार देना। आज जो कुछ हुआ उसने आर्यन को बहुत गुस्सा दिला दिया था। उसी समय उसने यह भी महसूस किया कि जब वो आसपास नहीं रहेगा तो रूबी की जान को खतरा होगा। रूबी ने पहले भी तालिस्मानी कागज की शक्ति देखी थी, इसलिए उसने कहा, यंग मास्टर, आप इसे अपने पास रखें। रूबी किसी से डरती नहीं है। इसके साथ उसने आर्यन की ओर देखा और मच्छर जैसी आवाज में कहा, रूबी के पास पहले ही यंग मास्टर हैं। किसी और चीज की सुरक्षा नहीं चाहिए। यह कहने के तुरंत बाद उसका चेहरा लाल हो गया। आर्यन को उसकी यह बात अच्छे से नहीं सुनी और कहा, मेरे पास और भी हैं, तुम इन्हें रखो। इन तालिस्मानी कागजों को सक्रिय करने के लिए केवल थोड़ी सी ट्रयू एनर्जी की जरूरत है। आर्यन के इतना कहने पर रूबी के पास उन्हें लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। आर्यन ने फिर पूछा, रूबी, क्या तुमने कभी योद्धा बनने के बारे में सोचा है? रूबी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस तरह ठीक हूँ, मुझे बस यंग मास्टर के साथ रहना है। आर्यन ने अपने दिल में कहा, मुझे जल्द ही अपनी शक्तियां बढ़ानी होंगी और एक ब्लडलाइन जागृत करनी होगी, लेकिन पता नहीं ऐसा कब होगा। इस दुनिया में बिना शक्तियों के मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर सकता हूँ। आज जो कुछ हुआ वो निश्चित रूप से भविष्य में फिर से होगा। आर्यन के लिए हमेशा उसके साथ रहना असंभव था, इसलिए उसने रूबी को तालिस्मानी कागज दिए थे। लेकिन इतना काफी नहीं था, वो उसे ताकतवर बनाना चाहता था। इसके बाद उन दोनों ने स्वादिष्ट भोजन किया। फिर आर्यन ने कुछ समय के लिए खुद को व्यस्त कर लिया। लगभग 1 घंटे बाद उसने 10 रैंक 2 की उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल्स बनाई और फिर मुख्य सड़क की ओर निकल गया। तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम कल ही नहीं आए थे? आर्यन को देख जगदीश थोड़ा डर गया था। इससे पहले आर्यन उसकी बात का जवाब देता, उसने आगे कहा, सच में कोई पवित्र चाय नहीं है। तुम कंजूस कमीने, क्या मैंने कहा कि मैं पवित्र चाय पीना चाहता हूँ? आर्यन पवित्र चाय का एक घड़ा मांगने ही वाला था, लेकिन जगदीश ने पहले ही मना कर दिया था कि चाय नहीं है, इसलिए उसने तुरंत अपनी बात पलट ली। फिर उसने पूछा, क्या बूढ़ा एल्डर यहाँ है? तभी महाजन दुकान के अंदर से बाहर निकला और हंसते हुए बोला,
छोटे दोस्त आप यहाँ। आर्यन ने महाजन को देखा और सीधे सफेद दांतेदार बाघ का एक साधारण तालिस्मानी कागज निकाला और कहा, इसकी क्या कीमत होगी? वो महाजन हैरान रह गया। तालिस्मानी कागज? आखिर क्या कीमत होगी इस तालिस्मानी कागज की और कितनी कीमत देने वाला था महाजन उसकी? क्या आर्यन रूबी को योद्धाओं की तरह शक्ति बढ़ाने के लिए राजी कर पाएगा? आर्यन से नजरें हटाने के तुरंत बाद महाजन ने तालिस्मानी कागज की शक्तियों को महसूस किया और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत आर्यन को खींचा और पूछा, क्या आपने यह तालिस्मानी कागज बनाया है? आर्यन ने कहा, हाँ, तुम सही हो। महाजन ने आर्यन को अविश्वास के साथ देखा। उसकी पलकें झपक तक नहीं रही थी। आर्यन ने झुंझलाते हुए कहा, क्या तुम मुझे बस देखते ही रहोगे या फिर कीमत भी बताने वाले हो? काफी देर बाद महाजन ने कहा, क्या आप सच में एक इंसान हो? अगर मैं इंसान नहीं हूँ तो क्या मैं भूत हूँ? आर्यन ने कहा। महाजन ने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। मेरा मतलब है, क्या आप बहुत असामान्य नहीं हैं? आप इतनी छोटी उम्र में उच्च श्रेणी की गोलियों को रिफाइन कर बना सकते हैं और अब आप तालिस्मानी कागजों को भी बनाने लगे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जन्मजात हड्डी दोहरी हो? अग्नि विशेषता हकीम के लिए और तालिस्मानी कागजों के लिए भी विशेषताओं की आवश्यकता होती है। किसी इंसान की जन्मजात हड्डी ही उसकी शक्तियों की विशेषता तय करती थी। हालांकि आर्यन को यह भी नहीं पता था कि उसकी जन्मजाती हड्डी की विशेषता क्या थी। इन बेकार बातों को बंद करो और मुझे बताओ कि तुम इसकी क्या कीमत दे सकते हो। अंदर चलकर बात करते हैं। महाजन को डर था कि आर्यन सौदा करने से मना ना कर दे, इसलिए उसने आर्यन को अंदर खींच लिया। दुकान के अंदर एक हॉल में पहुंचने के बाद महाजन जोर से चिल्लाया, चाय परोसें, सबसे अच्छी पवित्र चाय परोसें। क्या तुमने नहीं कहा था कि पवित्र चाय नहीं है? सच में तुम बहुत कंजूस हो। मुझे एक घड़ा दो, आर्यन बेशर्मी से बाहर की ओर चिल्लाया। इस बार महाजन ने कंजूसी नहीं दिखाई और कहा, एक घड़ा लाओ। इसके बाद उसने आर्यन से उत्साह में कहा, आपका यह तालिस्मानी कागज रैंक 2 उच्च श्रेणी का है। एक युद्ध मास्टर रैंक का योद्धा इसका सामना नहीं कर सकता। एक की कीमत लगभग 50,000 सोने के सिक्के हैं। ओह, आर्यन थोड़ा चौंका, फिर आगे बोला, तो फिर इस पर एक नजर डालो, इसकी कीमत क्या है? महाजन ने दूसरा ताबीज लिया। अगले ही पल उसका दिमाग ब्लैंक हो गया और शरीर कांपने लगा। यह एक शीर्ष श्रेणी का तालिस्मानी कागज, इसमें वास्तव में एक शक्तिशाली हमला छिपा है। यह बहुत अविश्वसनीय है। आपने इसे कैसे बनाया? तालिस्मानी और हकीम कौशल लगभग एक जैसे थे। जहां तालिस्मानी कागजों और गोलियों की रैंक को 8 रैंक्स में विभाजित किया गया था और प्रत्येक रैंक को 3 श्रेणी में बांटा गया था। निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी, शीर्ष श्रेणी। एक उच्च श्रेणी तालिस्मानी कागज को बनाना बेहद मुश्किल था और एक शीर्ष श्रेणी के तालिस्मानी कागज को बनाना लगभग असंभव था। यहाँ तक कि एक रैंक 3 का तालिस्मानी मास्टर भी रैंक 2 शीर्ष श्रेणी का आक्रमण विशेषता वाला तालिस्मानी कागज बेहद मुश्किल से बना पाता था। शहरों जैसी जगह में एक रैंक 2 का हकीम या फिर तालिस्मानी मास्टर बेहद मुश्किल से मिलता था। खुद फायर ग्लास शहर में इक्के दुक्के रैंक 3 के हकीम या तालिस्मानी मास्टर थे। वो भी शहर के बड़े बड़े संप्रदायों से जुड़े हुए थे। ठीक इसी वजह से महाजन बहुत उत्साहित था। फिर उसने कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी कीमत बताइए। 2 लाख सोने के सिक्के, आर्यन ने कहा। यह तालिस्मानी कागज आसानी से एक युद्ध आत्मा रैंक के योद्धा को मार सकता है। यह कीमत इसके लिए जायज है। हे भगवान, महाजन कीमत सुनकर नहीं बल्कि उसकी विशेषता सुनकर हैरान था। ऐसा लगता है कि मुझे अब अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आर्यन ने 6 तालिस्मानी कागज और निकाले। उनमें से 3 में आक्रमण करने की विशेषता थी और बाकी 3 साधारण तालिस्मानी कागज थे। फिर उसने कहा, कुल 8, मुझे एक कीमत दीजिए। 8। जगदीश महाजन की सांसें उखड़ने लगी और उसके हाथ लगातार कांप रहे थे।
वो जगदीश से कुछ पूछना या फिर कहना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ था। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। छोटे दोस्त, आपने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया है। महाजन के चेहरे पर अविश्वास साफ देखा जा सकता था। लेकिन जैसे ही वो कीमत बताने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, उसे 3 दिन बाद होने वाली नीलामी की याद आ गई। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, छोटे दोस्त, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हो? आर्यन ने तुरंत उसके हाथ से तालिस्मानी कागज ले लिए और कहा, कहीं तुम कर्ज चुकाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? आह आह आह। महाजन जोर जोर से खांसने लगा और फिर हंसा, नहीं, अभी आर्यध्वज हॉल इस हाल में नहीं है कि जो हम आपसे जल्दी से कर्ज चुकाने के लिए कहें। मैं जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि अगर आप 3 दिन बाद नीलामी में इन तालिस्मानी कागजों को रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से अधिक कीमत मिल जाएगी और उस समय आप अधिक कमा पाएंगे। तो ऐसा है? आर्यन के दिल की धड़कन फिर से सामान्य हो गई और उसने कहा, नीलामी? किस लिए? महाजन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। मैं आपको संक्षेप में नहीं बता सकता, लेकिन फायरग्लास शहर के 4 स्तंभ, शाही परिवार और कुलीन वर्ग के लोग सभी इसमें भाग लेंगे और यह डार्क टोकन की वजह से है। अभी पूरा फायरग्लास शहर 3 दिन बाद होने वाली नीलामी के बारे में चर्चा कर रहा था। यहाँ तक कि अन्य शहरों से भी कई शक्तिशाली समूह आए थे। उन सभी का लक्ष्य डार्क टोकन था। आर्यन को डार्क टोकन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने पूछा, डार्क टोकन क्या है? महाजन ने नीची आवाज में कहा, डार्क टोकन एक प्राचीन आज्ञा तमगा है जो डार्किग्स संगठन के पूर्वजों द्वारा पहली बार संगठन को स्थापित करने पर बांटा गया था। डार्क टोकन को सक्रिय करने पर आप डार्किंग्स संगठन की किसी भी एक डार्क स्पिरिट को किसी की भी हत्या करने के लिए कह सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो या फिर किसी भी जगह हो, उसका मरना निश्चित है। मैंने तो सुना है कि एक बार युद्ध सम्राट भी उनके द्वारा मारा गया था। अभी बाजार में डार्क स्पिरिट बहुत कम हैं। यदि आप डार्क टोकन प्राप्त कर सकें तो यह डार्किंग्स संगठन द्वारा दी गई सुरक्षा के बराबर होगा और कोई भी आपको अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। इतना शानदार। आर्यन ने चुपके से अपनी जीभ दबा ली। इसका मतलब डार्किंग्स संगठन बहुत शक्तिशाली हैं। महाजन हंसा और कहा, यह शानदार से कहीं ज्यादा अधिक है। एक बार डार्क टोकन सक्रिय होने के बाद मुझे डर है कि यह एक और खूनी तूफान शुरू कर देगा। आखिर और क्या क्या रहस्य छिपा हुए हैं इस डार्किंग्स संगठन के पीछे? क्या आर्यन सहमत हो जाएगा अपने तालिस्मानी कागजों को नीलामी में बेचने के लिए? क्या आर्यन के पास इन 8 तालिस्मानी कागजों के अलावा और भी कोई आक्रामक विशेषता वाला तालिस्मानी कागज था? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि आर्यन आर्यध्वज हॉल गया था, जहां महाजन ने उसको नीलामी में अपने तालिस्मानी कागजों को रखने की सलाह दी और डार्किंग्स संगठन के बारे में बताया था। अब आगे आर्यन को इन सब की परवाह करने का मूड नहीं था। उसका वर्तमान लक्ष्य ताकतवर बनना था और यह सबसे अच्छा होगा कि वो पारिवारिक परीक्षा मूल्यांकन से निपटने के लिए सब कुछ तैयार कर सके। उसे किसी और चीज की परवाह करने का मूड नहीं था, इसलिए उसने महाजन से कहा, फिर जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। मैं भी कुछ खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आर्यन जानता था कि उसके वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन यह एक नीलामी थी, इसलिए हो सकता था कि उसे वहां कोई काम की चीज मिल जाए। महाजन हंसा और बोला, आर्यध्वज हॉल के पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मुझे अपना स्वर्ण कार्ड दो। आर्यन ने अपना स्वर्ण कार्ड निकाला और महाजन को दे दिया। उसी समय जगदीश पवित्र चाय का एक घड़ा लेकर वहां पहुंचा और क्षमाशील मुस्कान के साथ आर्यन से कहा, सच में यह पवित्र चाय बस अभी आई है, बस आपके आने के थोड़ी देर बाद ही। आर्यन ने उस पर अपनी आंखें फेरी और कहा, अब तो पवित्र चाय आ गई है तो एक काम करो, मेरे लिए पवित्र चाय के पत्तों की एक पेटी पैक कर दो। जगदीश ने आर्यन को खा जाने वाली नजरों से देखा। महाजन हंसा और कहा,
कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक पवित्र चाय है। हमारे छोटे दोस्त के लिए एक पेटी पैक कर दो और इस स्वर्ण कार्ड को पकड़ो, इसमें 10 लाख सोने के सिक्के जमा कर दो। ओह, आर्यन ने मुंह से चाय उगल दी। 10 लाख? महाजन ने पूछे, क्या यह खर्च करने के लिए काफी नहीं है? फिर इसमें 2 लाख सिक्के और जमा कर दो। उसने जगदीश की ओर देखा। इस बार आर्यन की सांस थोड़ी जल्दी में आ गई और उसने जल्दबाजी में कहा, काफी काफी। जगदीश ने वहां रुकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत भागकर चला गया। उसको डर था कहीं आर्यन सच में और पैसे ना मांग ले। अपना स्वर्ण कार्ड वापस लेने के बाद आर्यन वहां से निकल गया। महाजन दुकान के अंदर से होते हुए एक कमरे में पहुंचा और 8 तालिस्मानी कागजों और 10 उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल्स को एक मेज पर रखा और सम्मानपूर्वक कहा, मिस, आपकी दृष्टि कमाल की है। वो एक पूर्ण प्रतिभा है। हालांकि उसकी शक्तियों का स्तर अधिक नहीं है, लेकिन वो एक हकीम और तालिस्मानी मास्टर की तुलना में अधिक काबिलियत रखता है। बोलते बोलते महाजन अभी भी उत्साह से भर गया था। उच्च श्रेणी के तालिस्मानी कागजों में भ्रम, हवा और पानी की विशेषता होती थी। अगर इन्हें 3 लोगों द्वारा बनाया जाता तो यह एक साधारण सी बात थी, लेकिन अगर इन सभी को एक व्यक्ति द्वारा बनाया जाता तो यह अविश्वसनीय बात थी। नकाबपोश लड़की ने मधुर आवाज में कहा, आपने अच्छा काम किया है। जल्द ही उसकी वजह से हमारी फायर ग्लास शहर की आर्यध्वज हाल की ब्रांच गोली बाजार में एकाधिकार कर लेगी और तालिस्मानी कागज बाजार भी दूर नहीं होगा। मेरे आदेशों को पारित कर दो। शहर में 3 दिन बाद होने वाली नीलामी की चर्चा बच्चे बच्चे की जुबान पर होनी चाहिए और उच्च श्रेणी तालिस्मानी कागजों को बढ़ावा देना। क्या उसे पैसा पसंद नहीं है? इस बार हम उसे पर्याप्त पैसा कमाने देंगे। इस तरह वो निश्चित रूप से हमारा आभारी होगा। महाजन ने सिर हिलाया। ठीक है मिस। आर्यध्वज हॉल से निकलने के बाद आर्यन अभी एक कच्ची सड़क पर चल रहा था। उसके पास स्वर्ण कार्ड में लगभग 12 लाख सोने के सिक्के थे। आज भले ही उसके पास काफी सारा पैसा हो, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। आज वो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, घर जाने से पहले वो इधर उधर कई चक्कर काटता है। शाम के वक्त घर पहुंचने के बाद उसने कुछ घंटों के लिए आराम किया। फिर आधी रात के समय वो आंगन में चला गया। फूफू अपनी सांसों को समायोजित करने के बाद उसका दिल तुरंत शांत हो गया। फिर उसने अपनी विशेषताओं की जांच की। नाम आर्यन सिंह, तरह लेवल 6 युद्ध मास्टर, कौशल टोडिंग स्किल, ड्रैगन स्लेयर तकनीक, बेसिक स्वॉर्ड आर्ट तकनीक, हकीम कौशल, तालिस्मानी कौशल। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 1300 फुल। ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स 1300 फुल। सिस्टम पॉइंट्स 290। स्ट्राइकिंग मूल्य 100। युद्ध पेट्स स्नो व्हाइट डिवाइन बीस्ट। आर्यन के दिमाग में सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर विशेषताओं की एक श्रृंखला प्रकट हुई। पवित्र चाय पीने से अब मेरी ट्रयू एनर्जी फुल हो चुकी है, उसने खुद से कहा। इसके बाद वो कुछ सोचने लगा और लगभग 3 मिनट बाद अचानक उसका शरीर हिला और मेज पर रखे ब्रश को उठाया और लाल रंग के खून जैसे तरल में उसे डुबाकर एक पीले रंग के कागज पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बनाने लगा। हुश हुश हुश, स्विस स्विस। आंगन में ब्रश से चित्र बनाने की आवाजें आ रही थी और बीच बीच में आर्यन अपने माथे से पसीना, जो बार बार उसकी पलकों पर टपक रहा था, पूछ रहा था। तालिस्मानी कागज बनाने से उसकी मानसिक ऊर्जा और ट्रयू एनर्जी बहुत तेजी से खर्च हो रही थी। इस बीच उसके दिमाग में विफल होने की निरंतर आवाजें गूंज रही थी। आर्यन की अवधारणा पूरी तरह से तालिस्मानी कागजों की दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। कुछ घंटों बाद अचानक सिंह परिवार के ऊपर आसमान में एक तेज धमाका हुआ और एक तेज गर्जना सुनाई दी। साथ ही जमीन पर गिरकर आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके हाथ में वो तालिस्मानी कागज था जिसे उसने अभी अभी बनाया था और वो बहुत ज्यादा खुश था। सफलता, सफलता, हाँ हाँ हाँ, मैंने कर दिखाया। आर्यन ने जिस खून जैसे लाल रंग के तरल का इस्तेमाल किया था वो कुछ और नहीं बल्कि रैंक नो फ्लड ड्रैगन का खून था। इसमें अपार ऊर्जा थी और एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया थी।
आर्यन की मानसिक ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च हो रही थी और उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ने लगा था, लेकिन फिर भी वो अंतिम क्षण तक टिका रहा था। किस्मत से वो सफल रहा। उसके पास रैंक 9 फ्लड ड्रैगन के खून का केवल एक हिस्सा था। अगर वो असफल रहता तो शायद ही कभी दोबारा फ्लड ड्रैगन का तालिस्मानी कागज बना पाता। थोड़ी देर बाद उसने तालिस्मानी कागज की विशेषताओं की जांच की। तालिस्मानी कागज फ्लड ड्रैगन, स्तर रैंक 3 डिवाइन लेवल, निपुणता 1500 पॉइंट्स, हमले की शक्ति लेवल 5, युद्धराज के नीचे के सभी योद्धाओं को तुरंत मार डालेगा। क्या? युद्धराज के 5वें लेवल से नीचे के सभी योद्धाओं को तुरंत मार डालेगा? हाँ, यह तो बहुत बढ़िया है। सर्वजीत सिंह, पता नहीं तुम्हारी शक्तियों का क्या लेवल होगा। आर्यन बहुत ज्यादा खुश था। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट भी कर दें। अब आगे, क्या सच में सर्वजीत सिंह आर्यन को परिवार परीक्षा में जान से मरवा देगा? आखिर क्या होगा जब आर्यध्वक हाल को इस बारे में पता चलेगा कि आर्यन ने एक फ्लड ड्रैगन जैसे तालिस्मानी कागज को बनाया है? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि आर्यन आर्यध्वज हॉल से 12 लाख पैसों भरा स्वर्ण कार्ड बाहर लेकर निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। इसलिए वो कुछ इधर उधर चक्कर काटने के बाद घर पहुंचता है। फिर उसने रात के वक्त एक फ्लड ड्रैगन तालिस्मानी कागज बनाया। अब आगे, आर्यन को इस डिवाइन लेवल फ्लड ड्रैगन तालिस्मानी कागज के साथ सर्वजीत सिंह से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही उसे ना पता हो कि सर्वजीत सिंह की शक्तियां युद्धराज रैंक में किस लेवल पर है, लेकिन इस तालिस्मानी कागज के साथ वो एक लेवल 5 के युद्धराज को आसानी से मार सकता था। हालांकि कुछ ऐसा भी था जिससे आर्यन थोड़ा नाखुश था। असल में इस फ्लड ड्रैगन तालिस्मानी कागज को सक्रिय करने के लिए 1500 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स की जरूरत पड़ती थी। उसके पास अभी केवल 1300 पॉइंट्स थे, इसलिए वो अभी भी इसका उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि आर्यन इससे ज्यादा चिंतित नहीं था। वो जल्द ही युद्ध मास्टर रैंक के 7वें लेवल पर पहुंच जाएगा। फिर वो 1500 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता था। चलो आर्यन, अब चल कर सोया जाए। आखिरकार मैं शांति से सो सकता हूँ, आर्यन ने खुद से कहा। अतीत में सर्वजीत सिंह उसके लिए एक विशाल पहाड़ की तरह था जो उसके दिल को कुचल रहा था, लेकिन अब वो आखिरकार राहत की सांस ले सकता था। आर्यन तो आराम से सो गया था, लेकिन ड्रैगन की गर्जना के कारण पूरा फायर ग्लास शहर जागा हुआ था। ड्रैगन की गर्जना सिंह परिवार की दिशा में। क्या सिंह परिवार का कोई योद्धा है जिसने ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को जागृत किया है? पता नहीं, लेकिन तुरंत पुष्टि करनी पड़ेगी। हम सिंह परिवार में एक और ड्रैगन स्पिरिट योद्धा को बिल्कुल नहीं आने दे सकते, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ सिंह परिवार में भी माहौल गर्म था। सर्वजीत सिंह गहरी सोच में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। तभी भागते हुए एक सैनिक उसके पास आया और हांफते हुए बोला, ग्रेट एल्डर, मुझे कुछ नहीं मिला। सर्वजीत सिंह की भौहें सिकुड़ गई और उसका चेहरा भयावह हो गया और उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकते कि तुम्हें कोई नहीं मिला? मैंने अभी खुद ड्रैगन की गर्जना सुनी थी। ड्रैगन की गर्जना का अर्थ ड्रैगन गॉड की ब्लडलाइन को जागृत करना था। ड्रैगन की गर्जना में अभी थोड़ी कमी थी, लेकिन वो फिर भी एक ड्रैगन की गर्जना थी। यह निश्चित रूप से ड्रैगन स्पिरिट योद्धा की जागृति थी, जिसका अर्थ था कि सिंह परिवार के पास एक नया ड्रैगन स्पिरिट योद्धा था। उसी तरह इसका मतलब यह भी था कि उसका एक नया दुश्मन था। कल्याण सिंह ने हड़बड़ाते हुए हॉल में प्रवेश किया और कहा, बड़े भाई, ड्रैगन की गर्जना अभी पहाड़ के पीछे से आई थी। क्या यह आर्यन हो सकता है? कहीं उस कचरे ने फिर से अपनी ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को तो नहीं जागृत कर लिया है? सैनिक ने नीची आवाज में कहा, हम अभी अभी आर्यन के आंगन से आए हैं, लेकिन वो आराम से फटकार कर सोते हुए जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। यह निश्चित रूप से वो नहीं सकता। सर्वजीत सिंह ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, पंसलियां टूटी हुई हैं, नसें और नसें स्थिर हैं,
ड्रैगन गॉड के खून का एसेंस निकाला जा चुका है, ठीक होना असंभव है, यह वो नहीं होना चाहिए। कल्याण सिंह ने भी सिर हिलाया और कहा, तो फिर यह कौन हो सकता है? क्या ये नंदिश के आदमी हो सकते हैं? इसी बात को लेकर सर्वजीत सिंह सबसे ज्यादा चिंतित था। नंदिश सिंह परिवार का वर्तमान कुलपति था। वो काफी लंबे समय से ध्यान में गया हुआ था, लेकिन सिंह परिवार में उसके बहुत सारे भरोसेमंद सहयोगी थे और उसके पास कई काबिल शिष्य भी थे। अगर यह नंदिश के लोग थे तो यह उसके लिए बहुत नुकसानदेह होता। सर्वजीत सिंह की आंखों के कोने की मांसपेशियां थोड़ी सी हिली और उसने गंभीरता से कहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन था, मैं निश्चित रूप से 3 दिनों में डार्क टोकन प्राप्त कर लूंगा। एक गुप्त जगह में। ड्रैगन की गर्जना से नंदिश की आंखें खुल गई थीं। ड्रैगन की गर्जना, इसका मतलब हमारे परिवार में एक और नया ड्रैगन स्पिरिट योद्धा जाग गया है। कौन हो सकता है? एक दूसरी गुप्त जगह में। एक बूढ़े आदमी की धीरे से आंखें खुली। यह कोई और नहीं बल्कि सिंह परिवार का ग्रैंड एल्डर था। ड्रैगन की गर्जना, ऐसा लगता है कि मुझे एकांत से जल्दी बाहर आना होगा। फायर ग्लास राजवंश में ड्रैगन लंबे समय तक दिखाई नहीं दिए थे। ग्रैंड एल्डर की पीढ़ी के अलावा सिंह परिवार में किसी ने भी पहले कभी ड्रैगन नहीं देखा था। यही कारण था कि फ्लड ड्रैगन की गर्जना ने उन्हें भ्रमित कर दिया था और पूरे फायर ग्लास शहर में तहलका मचा दिया था। आज की रात पूरे फायर ग्लास शहर के लिए एक बेचैन कर देने वाली रात थी। सभी लोग अभी ड्रैगन की गर्जना के बारे में पूछताछ कर रहे थे। यहाँ तक कि फायर ग्लास शहर का शाही परिवार भी बिल्कुल नहीं सोया था। प्रजापति का परिवार, ब्रह्मा मार्शल आर्ट्स संप्रदाय, राजकुमार रत्नसिंह का घर, 4 स्तंभों के सभी सदस्य बिल्कुल नहीं सो पाए। ड्रैगन की गर्जना की आवाज का मतलब था कि ड्रैगन स्पिरिट योद्धा जाग गया था। यही वो चीज थी जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। सिंह परिवार ने एक ड्रैगन स्पिरिट योद्धा को खो दिया था, जिससे सिंह परिवार की अगली पीढ़ी का खून कमजोर पड़ गया था। इस बार फिर एक और ड्रैगन स्पिरिट योद्धा दिखाई दिया था। वो सभी परेशान होने लगे। इस समय फायर ग्लास शहर के अंतर प्रवाह में इस ड्रैगन की गर्जना के कारण अंतः प्रवाह काफी धीमा हो गया था और विभिन्न शक्तियों के बीच गुप्त प्रतिस्पर्धा भी धीरे धीरे शांत हो गई थी। इससे सिंह परिवार के लिए भी काफी समय मिला, लेकिन जिसकी वजह से फायर ग्लास शहर के सभी संप्रदायों, राजवंश, 4 स्तंभों और गुप्त शक्तियों की नींद उड़ी हुई थी। वो इन सभी से अनजान चैन की नींद सो रहा था। आर्यन कुछ दिनों से ना सोने के बाद इस इच्छा से सोया था कि वो कम से कम 3 दिन और 3 रात सोएगा। समय की सुइयां तेज हो गई, लेकिन चांद और सूरज अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए छिपते और निकलते रहे। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। आज का दिन आर्यध्वज हॉल की आयोजित नीलामी का दिन था। नीलामी की चर्चा पहले से ही अपने जोरों शोरों पर थी। यह नीलामी आर्यध्वज हॉल के विशेष नीलामी स्थल पर की गई थी, जो एक 3 मंजिला प्राचीन इमारत थी। इस प्राचीन इमारत में बीचों बीच एक गोलाकार मंच था और तीनों मंजिलों पर नीलामी में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए बैठने की जगह थी। इसके अलावा 10 VIP कमरे बनाए गए थे, जो सिर्फ कुछ नामचीन लोगों के लिए थे। नीलामी में भाग लेने के लिए टिकटों को हजारों सोने के सिक्कों पर प्रचारित किया गया था। इसी से पता चल सकता था कि यह नीलामी कितनी प्रभावशाली थी। महाजन भव्य कपड़े पहने हुए चलकर इमारत के बीचों बीच मंच पर आया। उसके चेहरे पर सम्मानजनक मुस्कान थी। फिर उसने मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा, दोस्तों, हर कोई नीलामी की प्रक्रिया के बारे में जानता है, इसलिए मैं इसके बारे में बताकर आप लोगों का कीमती वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। तो अब नीलामी शुरू होती है। पहली नीलामी है हीलिंग पिल। जैसे ही महाजन ने बात खत्म की, एक कर्मचारी तुरंत एक थाली में 10 गोलियां लेकर आया और मंच के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज पर रख दिया। क्या बकवास है यार, तुम लोग नीलामी में हीलिंग पिल जैसे कचरे को बाहर क्यों निकाल रहे हो? हमारा समय बर्बाद मत करो, बस सीधे डार्क टोकन के लिए बोली लगा। दर्शकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। महाजन ने उन्हें नहीं रोका। इसके विपरीत यह वो दृश्य था जिसे वो देखना चाहता था। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसने कहा,
मैं आपको समझाता हूँ कि इन हीलिंग पिल में क्या खास है। पहली खासियत, इसकी उपचार गति दोगुनी है। दूसरी खासियत, इसकी मदद से शक्तियों में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इसे खाने से यह शरीर के अंदर शुद्ध ऊर्जा उत्पन्न करती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खासियत, इन्हें एक दिव्य हकीम द्वारा रिफाइन किया गया है। महाजन की बताई गई अंतिम खासियत एक सफेद झूठ थी। उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि आर्यन की स्थिति में इजाफा हो और बोली की कीमत बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे आर्यध्वज हॉल का गोली बाजार में प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि दिव्य हकीम कुछ ऐसा था कि जिसे हर एक संप्रदाय और कुलीन वर्ग के लोग काम पर नहीं रख सकते थे। सब कांप उठे, लेकिन किसी ने भी बोली नहीं लगाई। महाजन जल्दबाजी में नहीं था और उसने कहा, फायर ग्लास राजवंश और 4 स्तंभों का प्रजापति परिवार अपनी गोलियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या मैं रजत प्रजापति को इसका निरीक्षण करने के लिए कह सकता हूँ? VIP कमरा नंबर 5 से एक आकृति आई। मैं तुम्हारे लिए इसकी जांच कर देता हूँ, एक दुबले पतले बूढ़े आदमी ने कहा। महाजन ने सम्मानपूर्वक कहा, यह हमारे आर्यध्वज हॉल के लिए सम्मान की बात है कि प्रजापति संप्रदाय का मुख्य हकीम रजत प्रजापति खुद व्यक्तिगत रूप से इसका परीक्षण करेंगे। रजत प्रजापति ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक गोली उठाई और उसे सूंघने लगा। धीरे धीरे उसकी भौहें कसने लगीं। जैसे जैसे वो सूंघ रहा था, उसकी भौहें और भी कसने लगीं। फिर उसने महाजन की ओर देखा। क्या मैं एक कोशिश और कर सकता हूँ? महाजन ने सिर हिलाया। जरूर। रजत प्रजापति ने हीलिंग पिल को अपने मुंह में रखा, लेकिन उसने इसे निगलने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद की और उसका स्वाद चखने लगा। फिर उसने हीलिंग पिल की विशेषताओं को महसूस किया और बड़बड़ाने लगा। जड़ी बूटियों का अनुपात एकदम सही है। जड़ी बूटियों को अच्छे से रिफाइन किया गया है और आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय परिपूर्ण है। घावों का उपचार एकदम सही है। असंभव, इतनी सही इलाज की गोली कैसे हो सकती है? सुप्रीम ग्रेड हीलिंग पिल। रजत प्रजापति दंग रह गया, लेकिन उसने मंच से नीचे कदम नहीं रखा। उसने तुरंत कहा, मैं हीलिंग पिल्स की शेष 9 गोलियों के लिए 5 लाख सोने के सिक्के दूंगा। उसके यह कहने के साथ ही पूरे नीलामी घर में हंगामा मच गया। उन्होंने यह सोचने की भी कोशिश नहीं की कहीं यह कोई चाल तो नहीं है, क्योंकि आर्यध्वज हॉल और प्रजापति परिवार के लिए एक साथ काम करना असंभव था। थोड़ी देर बाद राजकुमार रत्नसिंह के परिवार ने तुरंत बोली लगा दी। 6 लाख सोने के सिक्के। ब्रह्मा मार्शल आर्ट्स संप्रदाय ने भी बोली लगाई, 7 लाख सोने के सिक्के। फिर एक बुजुर्ग ने बोली लगाई, 8 लाख सोने के सिक्के। सबने मुड़कर देखा, यह कोई और नहीं बल्कि 4 स्तंभों में से एक वैदिक संप्रदाय से था। इसके बाद प्रजापति संप्रदाय ने फिर से बोली लगाई, 10 लाख सोने सिक्के। इतनी ऊंची बोली सुन आर्यन स्तब्ध रह गया। इससे पहले उसने इन हीलिंग पिल्स को महाजन को केवल 8000 सोने के सिक्कों में बेचा था, लेकिन यहाँ उनकी कीमत 10 लाख सिक्कों की मिल रही थी। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब उसका मरने का भी दिल था। क्या आर्यन नीलामी से कुछ खरीदेगा? आखिर क्या होगा इस नीलामी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद।